हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैं अपने पोस्ट में ऑलरेडी आपको लिख के बता चुका हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको JNU MSc फिज़िक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि JNU MSc फिज़िक्स के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर ठीक है तो क्या उसमें क्राइटेरियाज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब फॉर्म आ रहे हैं, क्या सिलेबस है एंट्रेंस का, कोई पेपर है प्रीवियस ईयर के, सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर JNU में हमें ज्वाइन नहीं करना है तो प्लीज़ आप ये वीडियो अभी ही लीव कर दीजिए, यह आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रेन में JNU को लेकर कुछ बेकार बातें रखी हुई हैं। तो वो इस वीडियो को ना देखें प्लीज़, लेकिन जिनको JNU से रिलेटेड सारी बातें जाननी हैं वो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। उससे पहले गाइज मैं आपको लास्ट वीडियो यानी कि BHU वाले वीडियो में स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स निकले, कमेंट्स में बहुत सारे डाउट आए कि सर मेरे पास 1 सेमेस्टर में मैथ्स है, 2 सेमेस्टर में मैथ्स है, 3 सेमेस्टर में मैथ्स है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइज मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ पहले छोटा सा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि सारे सेमेस्टर में मैथ्स होना चाहिए। ये मैंने इन द सेंस कहा था कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे सेमेस्टर में मैथ्स होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर्स में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, फिजिक्स के साथ, मैथ्स के साथ, और कोई सा भी दूसरा तीसरा जो सब्जेक्ट है साइंस का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, जिसके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है साइंस का तो शायद वो एलिजिबल नहीं है, तो आप मत अप्लाई करिए। लेकिन जिनके पास फिजिक्स है, मैथ्स है एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स के लिए, और कोई सा भी कोई तीसरा साइंस का सब्जेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और BE और BTech वाले वहाँ एलिजिबल नहीं हैं। तो ये छोटा सा डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप इस पे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछेंगे। देखिए, JNU की अगर हम बात करेंगे सर JNU कैसा यूनिवर्सिटी है, तो आपको मैं एक पीछे पिक्चर दिख रही होगी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको NAC वाली ग्रेडिंग को मिला के, और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रिसर्च की कोलैबोरेशंस, उनके जितने भी काम हो रहे होते हैं उनके बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जाती है हर ईयर। अभी 2020 में भी निकलेगा, मार्च के लास्ट तक आ जाएगा। ये 19 का रैंकिंग है। आप देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद JNU का ही रैंकिंग है, यानी JNU इज़ ऑन द सेकेंड रैंक इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आप कैसे जज कर सकते हो कि कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स की वजह से JNU को डिफेम किया जा रहा है, तो वो तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हो, उनकी बातें ज़्यादा सुनते हो, तो वो सब ठीक है। तो मैं JNU की, मैं आपको रैंकिंग की बात बता रहा हूँ, तो JNU इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टडी साइंस कोर्सेज। बेसिकली साइंस कोर्सेज के लिए JNU सही में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने प्रीवियस जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट रहे हैं या मेरे जो सीनियर्स रहे हैं, उन सब से मैंने पूछा है, उनका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं रहा है कि हाँ आप स्टूडेंट को रिकमेंड ना करो। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको। मैंने भी JNU का एंट्रेंस दिया था उस टाइम पर जब मैं BSc में था। तो आपको ये सोचना चाहिए कि JNU को डिफेम करने से पहले कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी रही है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो आप किसी को ऐसा मत बोलो कि JNU में मत जा भाई, वहाँ पर ये होता है वो होता है। तो ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप किसी यूनिवर्सिटी को लेकर, खास तौर पे जो इतनी पुरानी और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी रही है, आप किसी 1-2 स्टूडेंट की वजह से उसको डिफेम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का तो वो रिसर्च टॉपिक ही होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट करें। उनके जो टीचर्स होते हैं वो भी उनको मतलब फॉलो करते हैं, उनको सिखाया जाता है ये चीज़ कि भाई करो, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उनका एक रिसर्च टॉपिक होता है, उनकी थीसिस भी बन जाती है। अगर आपने न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ इन द सेंस कि आपने न्यूज़पेपर्स या गूगल वगैरह में पढ़ा होगा, तो जो भी स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हुआ है, खासतौर पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, उसका रिसर्च टॉपिक कहीं ना कहीं अगेंस्ट इंडिया या कोई और ऐसा कोई टॉपिक रहा ही है। तो आप उन सब बातों को ना ध्यान दें। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको हमेशा ये सोचना है कि रिसर्च की लाइन में क्या हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ की फैकल्टी कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा बात मेरे को बताना था JNU के जो इंपॉर्टेंस को लेकर, JNU की वैल्यू को लेकर। तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट आप ना पढ़ें जिसमें लिखा हो कि JNU इस मतलब बकवास है, वहाँ एंटी नेशनल्स होते हैं। ये सब नहीं है ऐसा। जो पॉलिटिकल साइंस के या हिस्ट्री के या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं उनके लिए रिसर्च टॉपिक होता है।
बाकी जो भी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होती ही होती है, वो हमें पता है, वो उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन साइंस के स्टूडेंट को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जेएनयू हमेशा से टॉप पर रही है और आई होप कि आगे भी रहेगी। तो अब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको वैल्यू बता दी। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जेएनयू एक मात्र ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। अभी जो इवन चेंजेस हुए हैं उससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो अगर आप लोग वैसे ही अगर EWS या BPL वगैरह के स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो वैसे ही नेग्लिजिबल फीस है, लेकिन तब भी एकेडमिकली फ़ीस जो है वो बहुत कम है। हॉस्टल्स वगैरह की फ़ीस बढ़ाई गई है। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर MSc के लिए, खासतौर पर फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए एक कोर्स है, MSc फिजिक्स का कोर्स। अब इस MSc फिजिक्स के कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए ये ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। MSc फिजिक्स के एंट्रेंस की जो एलिजिबिलिटी है वो BSc पास और ऑनर्स हैं, जिनके पास फिजिक्स रही है। ऑनर्स के स्टूडेंट के पास फिजिक्स रही होगी। BSc पास के स्टूडेंट के पास हर सेमेस्टर में फिजिक्स होनी चाहिए, हर सेमेस्टर में, इन द सेंस कि उनके पास फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए उन्होंने सारी जो सिलेबस में है, ठीक है। अब उनके पास 2 सेमेस्टर में फिजिक्स रही है तो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो उनका एंट्रेंस तो वैसे ही खराब चला जाएगा, तो ये उनके लिए वैसे है भी नहीं, ठीक है। जिन्होंने BSc पास करी है और सारे सेमेस्टर में फिजिक्स था या BSc प्रोग्राम करा हुआ है तो वो एलिजिबल हैं, पहली बात। और ऑनर्स वाले तो एलिजिबल है ही। 55% चाहिए आपको टोटल एलिजिबिलिटी के लिए और 50% चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। और BE और BTech के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। यस, ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि BTech के स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर हम लोग तो एलिजिबल नहीं है BHU के लिए। तो JNU के एंट्रेंस के लिए BE एंड BTech स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। वो किसी भी ब्रांच के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब आप बार बार नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, बता दूंगा, ठीक। अब एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम जो एप्लीकेशन डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 मार्च यानी आज से 10-11 दिन बाद NTA इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लास्ट ईयर से इन्होंने स्टार्ट किया। NTA को अपना सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो NTA को दे दिया इन्होंने कि एग्ज़ाम वही ऑर्गेनाइज कराएगा। तो NTA ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएगी, होता ही है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। और एप्लीकेशन 2 मार्च, 2 मार्च आप कहीं पर लिख भी सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा पीछे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मार्च से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ये एप्लीकेशन चलेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन डेट हो गई। एग्जाम की डेट, हाँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो BSc ऑनर्स या BSc पास के फाइनल ईयर के स्टूडेंट या मतलब फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एग्जाम की डेट 11 तारीख से लेकर 15 मई के बीच में है। 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने कॉलेज में पहले ही बता दें कि हमारा MSc फिजिक्स का एंट्रेंस इस डेट के अंदर हो सकता है, ताकि जो डेट शीट बनाई जाए आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो डेट शीट बनाई जाए वो उस अकॉर्डिंगली बनाई जाए कि आपको दिक्कत ना हो, कहीं क्लास ना कर जाए। एंट्रेंस भी उसी दिन है और आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी उसी दिन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 11 से 15 मई, 11 मई टू 15 मई के बीच में कभी भी एंट्रेंस हो सकता है। अभी कोई जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो नहीं आया है, ठीक। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, ये तो आपको अप्लाई NTA की वेबसाइट पर ही जाके करना होगा, nta.jnu.nic.in पर, जो लास्ट ईयर का वेबसाइट था, और इस साल भी वही होगा। तो आपको यहाँ पर जाके क्या करना है, अप्लाई करना होता है। 2 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 530 रुपीज़ है, 530 रुपये है। और जो स्टूडेंट SC, ST, OBC एंड PWD की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 310 यानी 310 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। और जो जिन स्टूडेंट्स के पास BPL कार्ड है वो 110 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 110 रुपीज़, ठीक है। BPL कार्ड, क्योंकि JNU का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे कुछ अजीब बातें ही पूछी जाएंगी, यानी कि आपका जाति क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो, आपका गांव कहाँ है, ये सारी चीज़ें इन द सेंस मतलब वेस्टेज ही है, लेकिन भरना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, तो BPL के लिए भी यहाँ एक अलग प्रोविज़न है JNU के एंट्रेंस में कि 110 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ठीक है। बाकी जनरल के लिए उतना है 530 रुपये, SC, ST, OBC एंड PWD के लिए 310 रुपये। यहाँ पर EWS की रिजर्वेशन है, 10% सीट्स एलिजिबल हैं EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर सेंटर्स कहाँ होंगे, तो सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है इसका, क्योंकि NTA ऑर्गेनाइज करा रही है। तो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह इसका सेंटर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में या आपका पंजाब, हरियाणा, हर जगह, ऑल ओवर इंडिया। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सर इस कोर्स में? नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर ऑफ सीट्स गाइज 40 सीट्स हैं, वैसे तो 39 है बट 40 सीट्स मान लीजिए आप, तो 39 सीट्स या 40 सीट्स हैं।
और उससे ज़्यादा नहीं है और उससे कम भी नहीं है। टोटल सीट्स हैं जिसमें कि 4 सीट्स EWS के लिए फिक्स हो जाएंगी, 10% आपको पता है। बाकी इनमें जो है आपको पीछे दिख रहा होगा, वो आप पॉज करके देख सकते हैं। तो ये सीट्स मैंने आपको बता दी। अब सर आप मुझे बता दीजिए कि सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको BHU का एंट्रेंस के बारे में बता दिया था, लेकिन सिलेबस नहीं बताया था। देखिए गाइस, क्योंकि BHU कभी भी अपना सिलेबस ऐसे एडवर्टाइज नहीं करती कि हाँ ये सिलेबस आ रहा है। उसने बोला हुआ है कि हमारे BSc ऑनर्स के फिजिक्स के सिलेबस को देख लीजिए, हम वही पूछते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत वास्ट सिलेबस दिखेगा आपको, मतलब बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें कैसे पढ़ी जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ मैं लास्ट 5 ईयर्स, ताकि मैं उस पर सिलेबस निकाल सकूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल सकूँ। और मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा BHU MSc टेक जियो फिजिक्स के लिए भी और MSc फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। बस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप भी थोड़ा एनालाइज करते रहिए, आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है पेपर का और कितने आपके क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, आप 120 में से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम वापस JNU पे आते हैं। तो JNU का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस आपको दिख रहा है, पीछे एक पिक्चर दिख रही होगी। ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है और पूरा सिलेबस इतना ही है। अगर आपको दिख रहा है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही सिलेबस आपका है JNU के MSc फिजिक्स एंट्रेंस के लिए। सारा सिलेबस आपका BSc फिजिक्स का ही है, सब है इसमें। जैम का भी आप कह सकते हो, सेम वैसा ही सिलेबस है। अब मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, एग्जाम का पैटर्न क्या रहा लास्ट ईयर से, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। 2018 तक 25 क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स ईच, जो कि थोड़ा लेवल टफ होता था, तो एंट्रेंस निकालना मुश्किल होता था स्टूडेंट का। तो 25 क्वेश्चन आते थे 100, लेकिन ये 2018 तक। 2019 से पैटर्न अब चेंज हो गया, ऑनलाइन एग्जाम जब से हो रहा है। तो कुछ जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने दिया था, उन्होंने बताया है कि 35 क्वेश्चंस आए थे। 35 क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 35, टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि IIT जैम होता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, जो सेक्शन A है आपका, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। बहुत आसान पेपर था 2019 का। आप पेपर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपर का लिंक डाल दिया है। 2019 का पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेक्शन A 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच और सेक्शन B 30 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। तो 90 + 10 100 मार्क्स का पेपर टोटल हुआ था और इस साल भी वही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ है, तो हर साल तो पैटर्न चेंज होगा नहीं। तो ये 35 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आएंगे और 30 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और थोड़ी खुश कर देने वाली चीज़ ये दिखती है स्टूडेंट के बीच कि यहाँ 35 के 35 क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको नेगेटिव मार्किंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न भी पैदा हो जाती है कि सर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो स्टूडेंट काफ़ी हाई स्कोर करते हैं। यस स्टूडेंट, लास्ट ईयर की कट ऑफ में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने पहले आपको एग्जाम पैटर्न में आपको कंप्लीटली तरीके से बता दूं, तो एक बार और दोबारा आप सुन लीजिए। सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया होगा तो आप पीछे जा सकते हैं, बैकवर्ड जाइए वीडियो में और देख लीजिए। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे टोटल। 100 मार्क्स का पेपर होता है। 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स ईच। सेकंड सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स ईच। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। तो ये कंप्लीटली पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनेशन का सिलेबस ही बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कट ऑफ बता देता हूँ कि सर कट ऑफ क्या रहा लास्ट ईयर का, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि भैया इतना तो हमें गेन करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि JNU का जब आप पेपर देखेंगे ना, मैंने आपको बताया नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पेपर, तो JNU का पेपर बहुत ज़्यादा ही आसान था। मतलब 3 घंटे के हिसाब से वो पेपर नहीं था, ठीक है, 3 घंटे के हिसाब से वो पेपर नहीं था। तो आप जब आप देखेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, तो ईजिली स्कोर आप कर पाएंगे 80 से ऊपर। आप अभी भी सॉल्व करिए विदाउट स्टडिंग एनी बुक और एनीथिंग, तो आप आसानी से 80+ स्कोर कर पाएंगे। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो जो फर्स्ट लिस्ट आई थी JNU की, जो मैंने स्टूडेंट से बात करी थी, हमारे चैनल से भी कुछ स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पर, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 89 मार्क्स पे फर्स्ट लिस्ट आया था आउट ऑफ 100। 89 मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। तो आप कंपेयर मत करिए, जैसे जैम का था ना 2019 और 2020 का जो हिसाब था, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो वैसे ही 2019 को आप देखेंगे तो बस पेपर को देख लीजिए कि हाँ कैसा क्वेश्चन आया था, बट मुझे नहीं लगता अब वैसा आसान क्वेश्चन आएगा। तो 89 मार्क्स जिसके थे उसको फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन मिला था।
बाकी सेकंड लिस्ट भी आई थी मेरे ख्याल से 81 मार्क्स के आसपास की। तो आपको पेपर के लेवल के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल कभी कभी नीचे भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो जाता है। अगर पेपर बहुत टफ बन जाता है तो क्लियर सी बात है, कट ऑफ नीचे आएगी, 60 मार्क्स को भी मिल सकता है एडमिशन, 70 मार्क्स को भी मिल सकता है। आपको प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन के दौरान जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि सर सिर्फ लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ है तो मैं सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर को करूँगा, क्योंकि वो फायदा नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको JNU के 2012 यानी 2012 से लेकर आप ऊपर के जितने पेपर्स हैं सब सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वो सारे पेपर्स आपको 2018 तक के तो पेपर JNU की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, जहाँ पर आप पेपर ले सकते हैं 2018 तक का। लेकिन 2019 का क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो नीचे पेपर है 2019 का, वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने कट ऑफ भी बता दिया आपको कि एटलीस्ट आपको ये सोचना है कि आपके मार्क्स 70 प्लस हो, जनरल कैंडिडेट के लिए 70 प्लस हो, और SC ST के लिए आप समझ सकते हो 50 प्लस हो आपका। तो चांसेस एटलीस्ट 80% चांस बन जाएगा आपका कि आपका सिलेक्शन या एडमिशन हो जाए। और क्या होता है कि एक JNU में एक और प्रोविज़न है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं तो वो इंटरव्यू भी रख लेते हैं। इंटरव्यू इन द सेंस कि आप जाओगे JNU में तो आपको छोटा मोटा क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे कि सब्जेक्ट की स्किल्स चेक कर लेंगे कि आप फिजिक्स के कोई प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हो। बट तभी होता है ये जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ रहे होते हैं, तब सीट्स तो आपको पता है 39 ही है, तो उनको ये करना पड़ेगा, ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि वो सभी को तो एडमिट कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट दे दी है। लास्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन JNU को लेकर और पता क्या होना चाहिए। JNU की कोर्स की फ़ीस बहुत कम है, एकेडमिकली तो 500 के नीचे ही है, बाकी हॉस्टल की फ़ीस बढ़ा दी गई है तो वो थोड़ा बहुत 10-12 हज़ार रुपये होगा, लेकिन एकेडमिकली फ़ीस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। यहाँ पर जो फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट है ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है रिसर्च को लेकर। आपको दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। आप एटलीस्ट देखिए JNU के अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो स्टूडेंट दिल्ली में रह रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। JNU के अंदर आप जाके देखिए द फील की यहाँ पर खास तौर पे वहाँ जहाँ साइंस की डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जैसे आपका फिजिक्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस है, वहाँ पर आप जाके देखिए, आप बातचीत करिए, या आपके कोई सीनियर हैं या आपके कोई दोस्त जो वहाँ पढ़ रहे हैं, आप बात करिए कि कैसा है। मैंने जो बात करी है, मैंने अपने सीनियर जूनियर और अपने जो बैचमेट्स थे उनसे, तो वो पॉजिटिवली उनका सेटिस्फैक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत कामों में अगर आप साथ दोगे तो आप भी पिसोगे, आप भी पिटोगे वहाँ पर, इन द सेंस पिटोगे इन द सेंस सॉरी कि यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है वहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। ऐसे तो आप जिस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स है वहाँ होता ही है, चाहे वो DU हो, BHU हो, इवन IIT बॉम्बे भी इस बार एक्टिवली ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए वो लोग ये जो CA और NRC को लेकर है, तो वो सब बातों को आप छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको रिसर्च में देखना है ये क्या हो रहा है। आप एक बार JNU की वेबसाइट पर जाइए, JNU के MSc का सिलेबस देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल देखिए, एक भी फैकल्टी आपको कोई न्यू नहीं दिखेगी। एटलीस्ट सबके पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और सब लोग कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं। फंडिंग एजेंसी, आप सोचिए JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी, आप सोचिए सर इतनी अगर बेकार यूनिवर्सिटी तो कोई फंडिंग ही नहीं दे रहा होगा, ऐसा नहीं। आप जाके देखिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो स्ट्रिंग थ्योरी हो, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लेज़र हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब हर तरीके के ब्रांच में वहाँ पर काम होते हैं। अच्छा अच्छा रिसर्च एरिया है, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स का सिलेबस है। अब कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर आपने लास्ट ईयर IIT कानपुर से कंपैरिजन कर दिया था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, IIT से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि JNU का IIT के साथ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कब है मैं क्यों बताता हूँ किसी स्टूडेंट को। देखिए आप IIT कानपुर में जाएँ या JNU में जाएँ, करना आपको MSc फिजिक्स है, ठीक है। हाँ, अगर आप नाम के बेसिस पर काम देखते हैं कि नहीं वो एक IIT है, एक टैग मिलेगा मुझे, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि स्टूडेंट का एक मन होता है, एक ज़ील होती है कि भाई मुझे IIT में जाना है, एक ज़िद होती है वो पढ़ना है मुझे IIT में। बाकी वो पढ़े ना पढ़े आगे का कोई नहीं देखता। हर कोई IIT कानपुर से MSc पास आउट फिजिसिस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। MSc से बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट करता है, लेकिन केवल 1 और 2 ऐसे होते हैं जिनका एक्सेप्शनली माइंड का लेवल होता है, और जैसे अशोक सेन हैं, HC वर्मा सर हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो वो आपके ब्रेन लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे भी हुए हैं कि JNU से ज़्यादा स्टूडेंट्स फिजिसिस्ट बने हैं, JNU से डायरेक्ट IISc में एडमिशन हुआ है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बस आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि अगर IIT में नहीं हुआ तो आपको निराश नहीं होना है। अल्टरनेटिव्स बहुत हैं, और इवन बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये सारी बातें JNU को रिलेटेड थी। JNU का फिजिक्स का पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है वैसे वो तो। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं अभी शुरू करूँगा, मैं आपको प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ BHU, DU और JNU को लेकर, तो कनेक्टेड रहिए, मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास 3 महीने हैं अभी हमारे पास सामने में। तो आप एटलीस्ट फॉर्म भर लीजिए और फ्री हो जाइए, और फिर हम कुछ पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो JNU में आएगी या BHU में आएगी वो मैं ज़रूर बताऊंगा। MSc टेक के जियो फिजिक्स को लेकर जो सिलेबस है मैं एनालाइज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत जल्द ही मैं अपने कम्युनिटी टैब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूंगा कि ये सिलेबस आप पढ़िए, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको इससे अलग भी कोई JNU से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और डाउट मुझे मिला था BHU वाले वीडियो में कि सर MSc टेक के जियो फिजिक्स के लिए नेट का क्या है, तो आप लोग नेट के लिए एलिजिबल हो अर्थ साइंस में, अर्थ साइंस, जियो साइंस जिसे हम कहते हैं, अर्थ साइंस में एलिजिबल हो। फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए MSc में, लेकिन फिजिक्स नहीं होता, जियो फिजिक्स होता है, तो आप अर्थ साइंस के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आप IISc IITs में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप इंजीनियरिंग साइंस के लिए भी एलिजिबल हो, गेट इंजीनियरिंग साइंस, गेट के लिए भी एलिजिबल हो और नेट के लिए भी एलिजिबल हो, तो कुछ में कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप PSUs जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, HP हो गया, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ जियो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। आप अपने से डिसाइड करिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको कितना भी सिखा लूँ, अगर आपके माइंड में कोई बेकार बातें हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही है कि नहीं सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप मत जाइए। और देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द IIT एंड द JNU, मैं तो आपको अल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ। हाँ, न्यू IIT से मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ कि न्यू IIT से JNU, DU, BHU, JMI ये सब अच्छे हैं, फीस भी बहुत कम है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम फीस में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो प्लीज़ डू अप्लाई दिस टू यूनिवर्सिटी, डोंट मतलब ट्रस्ट एनी अदर मीडियाज़ और एनी मतलब समथिंग लाइक कि वो आपको बता रहे हैं कि नहीं ये ख़राब है, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बातों पे मत जाइए, ठीक है। सो बहुत जल्दी अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, जो मैंने पोल क्रिएट किया था उसी के बेस पर हम वीडियो बनाएंगे। मैं आपको पोस्ट में लिख के बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, ठीक है। सो ख्याल रखिए अपना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। गुड बाय, टेक केयर।